पुतिन ने यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। 477 ड्रोन्स और 60 मिसाइलों से हमला किया गया, जिसमें इस्कंदर का भी नाम आता है। कीव से लेकर ओडेशा तक हाहाकार मच गया। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और सरकारी इमारतों को तबाह कर दिया गया। रूस के इस हमले में यूक्रेन का एक फाइटर जेट भी नष्ट हो गया, जबकि एक पायलट की मौत हुई। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर यह अटैक तब किया जब एक दिन पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि उसने रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला करके और रूस के 3 अटैक हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया, रूस के हथियार डिपो को तबाह कर दिया। इसके बाद से ही पुतिन बदले की आग में जल रहे थे और यह बदला कल रात पूरा हुआ। लेकिन यूक्रेन पर खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि पुतिन इस जंग को महाविनाशक मोड़ पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के सहयोगियों पर भी हमले का प्लान बना रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या महाविध्वंस का कोई नया चैप्टर खुलने वाला है? क्या रूस का अगला हमला यूक्रेन के सहयोगी ब्रिटेन और अमेरिका पर होने वाला है? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या कीव को पुतिन कब्रिस्तान बना देंगे? क्या यूक्रेन में विनाश का नया चैप्टर खोलेंगे? क्या यूक्रेन पर अब आखिरी हमला करेंगे? क्या ज़ेलेंस्की को तबाह बर्बाद कर देंगे? ये सवाल तब खड़े होने लगे जब पुतिन की क्रोध की आग में यूक्रेन जलने लगा। कीव से लेकर ओडेशा तक भीषण हमला होने लगा। बारूदी बरसात से यूक्रेन दहलने लगा। रूस ने यूक्रेन पर इस साल का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। 477 ड्रोन और 60 मिसाइलों से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और सरकारी इमारतों पर अटैक किया। यूक्रेन के कीव, ओडेशा समेत कई जगहों पर हमला हुआ। रूस के इस हमले में यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट तबाह हो गया। इस हमले में यूक्रेन के एक पायलट की भी मौत हो गई। रूस ने 450 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल से हमला कर यूक्रेन में हाहाकार मचा दिया। बारूद की बौछार कर ज़ेलेंस्की को सबसे बड़ा जख्म दिया। रूस के भीषण हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, रात भर रूस ने यूक्रेन पर 537 हथियारों से हवाई आक्रमण किया है। इसमें 477 ड्रोन और 60 मिसाइलें थी। इस हमले का दुखद पक्ष ये रहा कि रूसी हमले को निष्क्रिय करने में जुटे F-16 विमान का पायलट मक्सिम उत्सेमेको रूसी हमले की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। जिन ड्रोन से हमला किया उनमें ज्यादातर ईरान में बने शाहिद ड्रोन्स थे। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर यह कहर तब बरपाया जब कुछ दिन पहले ही ज़ेलेंस्की नाटो समिट में शामिल हुए थे। अमेरिका ब्रिटेन से सैन्य सहायता की गुहार लगाई थी। रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए मिसाइल्स, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम मांगे थे। इसके साथ ही यूक्रेन ने ब्रिटेन से मिली मिसाइल से 28 जून की सुबह रूस के कब्जे वाले क्रीमिया के किरोव्स्की एयरबेस पर हमला करने का दावा किया था। इस हमले में रूस के Mi-8, Mi-26 और Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर और एक पैंट्सेर S-1 एयर सेफ्टी सिस्टम के तबाह होने का दावा किया गया। यूक्रेनी सुरक्षा सर्विस ने कहा था कि यूक्रेन ने रूसी विमानों, हवाई रक्षा प्रणालियों, हथियारों और ड्रोन भंडार को निशाना बनाया। इस हमले के बाद पुतिन इंतकाम की आग में जल रहे थे। यूक्रेन में महाविनाश का प्लान तैयार कर रहे थे और यह बदला देर रात पूरा हुआ, जब पुतिन के बारूदी हथियार ने कीव से लेकर खार्किव, ओडेशा से लेकर डोनेत्स्क तक तबाही मचा दी। यूक्रेन के सभी अहम ठिकानों पर ईरानी ड्रोन्स और विनाशक मिसाइल से हमला किया गया। इस हमले के बाद यूक्रेन की वायुसेना ने कहा
रात भर रूस का हमला यूक्रेन पर सबसे बड़ा हवाई हमला था, जिसमें ड्रोन्स और विभिन्न प्रकार की मिसाइलों को शामिल किया गया। इस हमले में यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों सहित पूरे क्षेत्र को निशाना बनाया गया, जो अग्रिम मोर्चे से बहुत दूर थे। हालांकि 249 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर गिरा दिया गया, जबकि 226 आसमान में खो गए। रूस के इस हमले से यूक्रेन ही नहीं बल्कि उसे हथियार देने वाले अमेरिका, यूक्रेन और नाटो में भी खलबली है। नाटो को डर है कि पुतिन अब और विध्वंस कर सकते हैं। महाविनाश की आशंका इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले पुतिन ने दो टूक कहा था, अगर रूस पर मिसाइल अटैक हुआ तो यह हमला यूक्रेन के साथ ही उस देश का भी माना जाएगा जिसने ये हथियार यूक्रेन को मुहैया कराए होंगे। ऐसे में सवाल है कि क्या यूक्रेन के बाद अब पुतिन के टारगेट पर अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो भी होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस साल का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है इसे रूस की तरफ से यूक्रेन के अंदर। इससे पहले रूस की अंदर यूक्रेन ने भी ड्रोन के जरिए कई एयर बेसिस पर हमला किया था और रूस के बड़े बड़े विमान नष्ट कर दिए थे, एक बड़ी चोट दी थी। लेकिन इसके अलावा उसके हेलीकॉप्टर्स के ऊपर भी अटैक करके उन्हें भी तबाह किया था। 2 दिन पहले की खबर है। क्या इसके बाद ये हालात पैदा हुए कि रूस ने सबसे बड़ा हमला किया और रूस ने कमजोर किया? मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। इससे बेहतर हमने अपनी बात आपके सामने रखी, फिलहाल क्या चल रहा है एक्सपर्ट्स के जरिए जानेंगे कि आगे क्या हो सकता है और फिलहाल जो चल रहा है उसका सिरा क्या आगे की तरफ की कहानी अभी बताता है। मेजर जनरल राजन कोचर सर, बहुत स्वागत है आपका सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप भी मेरे साथ जुड़े हैं। प्रदीप कपूर, एम्बेसडर प्रदीप कपूर, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हैं और संजीव श्रीवास्तव सर विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए। और हमारे दर्शक भी समझेंगे क्योंकि हमसे ज्यादा दर्शक इन मुद्दों पर अपनी आंख लगाकर रखते हैं, लेकिन माइन्यूट चीजें शायद उनको नहीं समझ में आती क्यों हो रहा है। सबसे पहले राजन कोचर सर, आपका रुख करते हुए वेस्टर्न की बात करें, सदर्न की बात करें या सेंट्रल की बात करें, यूक्रेन के सारे जो एरियाज हैं इनमें फॉरवर्ड लोकेशन से कहीं अंदर जाकर रूस ने इस हमले को अंजाम दिया है, जिसमें ये बड़ी तादाद में ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ है। क्या रूस यूक्रेन को उसी अंदाज में जवाब दे रहा है जैसा यूक्रेन ने ड्रोन्स के जरिए काफी अंदर तक 4000 किलोमीटर अंदर तक घुसकर रूस के एयरपोर्ट पर खड़े फाइटर प्लेन्स को या बड़े बॉम्बर्स को तबाह कर दिया था? मेजर जनरल राजन कोचर। धन्यवाद राजीव जी, बहुत अच्छा लगता है आपके प्रोग्राम में आके। सर एक आपका जो ओपनिंग नैरेटिव है बहुत अच्छा है और एक पूरी सिचुएशन का एक उसको पेंट करता है कि आज क्या सिचुएशन है वहां पे। बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल सही है। अभी एक मेजर थ्रस्ट रशिया ने लॉन्च किया है और खास तौर पे जब हमने देखा कि जिस तरीके से यूक्रेन के भी हमले हुए थे, मुझे ऐसा लगता है कि अभी पुतिन ने डिसाइड कर लिया है कि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं। चाहे अमेरिका भी कुछ बोले, ट्रंप ने भी कोशिश करी, बट पुतिन ने साफ अपनी इंडिकेशन दे दी। और अभी आपको दिखाई दे रहा है 537 ड्रोन और मिसाइल अगर एक टाइम पे अगर लॉन्च होते हैं तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। और अगर हम पिछले 2 महीने का भी जायजा लें तो हम देखेंगे तकरीबन 250 से 300 स्क्वायर किलोमीटर अंदर आ चुका है रशिया यूक्रेन के। और पहले बताया जाता था कि 18% यूक्रेन की टेरिटरी कैप्चर हो गई है और मुझे ऐसा लगता है कि 20 से 22% तक ये लोग पहुंच चुके हैं। और जहां पे कुर्स्क का जो एरिया है जहां पे रशिया ने रिवर्सेस भी ली थी, ये अब माना जा रहा है कि तकरीबन 90% एरिया रशिया ने रिकैप्चर कर लिया। तो आने वाले वक्त में हम क्या देखते हैं? आने वाले वक्त में हम ये देखते हैं कि खास तौर पे सुमी की तरफ और डोनेट्स्क की तरफ
वेस्टर्न डोनेट्स्क की तरफ, ये दो एरियाज हैं जहां पे 90 टैंक डिवीजन रशिया ने अपनी चूक करी है, और ये लोग बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। और साइमल्टेनियसली इनकी स्ट्रैटेजी है कि मिसाइल अटैक्स और ड्रोन अटैक्स सिटीज के ऊपर, खास तौर पे काइव के ऊपर हमने देखा, लाइव के ऊपर हमने देखा, और खेरसन के ऊपर देखा। ये एक कंसर्टेड, मैं ये बोलता हूँ कि एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है कि मिसाइल्स भी चलेंगे, ड्रोन्स भी चलेंगे, ग्राउंड ऑफेंसिव भी चलेगा। और ग्राउंड ऑफेंसिव में अब जानते हैं कि यूक्रेन की फोर्सेस काफी वीक हो चुकी हैं। अब उनका एयर डिफेंस में भी इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि अमेरिका अभी उनको उस तरीके से उसको सप्लाई अमेरिका की मिल नहीं रही। और जो सुमी का रीजन है, ये बहुत क्रिटिकल होगा यूक्रेन के लिए। और एक और इसको डोनेट्स्क का जो अभी रीजन कैप्चर हुआ है, ये उसमें रेयर अर्थ मटेरियल या मिनरल्स का तकरीबन 100 एकड़ का, इतना बड़ा नहीं है फिर भी, ये अमेरिका ने इसके साथ समझौता किया था यूक्रेन के साथ कि ये एरिया अमेरिका को इसको मिलना चाहिए, और वो अपनी यहाँ पे माइनिंग करना चाहते हैं। तो अभी आप एक देख रहे हैं कि इनका जो पहली बार हम देख रहे हैं, इनका जो रेयर अर्थ का जो उसका जो एरिया है अभी उसको भी कैप्चर कर लिया है। और जो इनका फाइनल ऑल स्लॉट होगा वो की तरफ होगा। आप देखना, जो ओडेसा 2, ये एक आसान लड़ाई नहीं होगी, बिकॉज अल्टीमेटली ये यूक्रेन को लैंड लॉक्ड कर देंगे, उसकी ऐसी हालत कर देंगे कि उसको फिर एक टेबल पे आना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। और जो रशिया चाहता है क्रीमिया को रिकॉग्नाइज करना, आपका जो इसका डोनेट्स्क को और आपका डोनबास का एरिया है, लुहांस्क को, खेरसन को, ये पूरे एरियाज जो हैं ये रशिया के कब्जे में आ जाएंगे। माइकोलेव को भी मिला के, ज़ैपोरिज़्ज़िया को भी मिला के, मतलब तो एक पूरी एक बफर जोन बनेगी जो रशिया चाहता है। और उस बफर जोन में वो कोशिश करेगा कि दोबारा से फिर उसमें ये जो नेटो की इन्वॉल्वमेंट हम देखते हैं, अमेरिका इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, वो फिर आगे से नहीं होगी। तो मुझे लगता है अल्टीमेट एम ये होने वाला। ठीक, अल्टीमेट एम ये होगा। मेजर जनरल राजन कोचर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख दिया, और उन्होंने एक एक स्ट्रेटेजिकली ये बात बताई कि कहां पर टफ होगा, कहां पर नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये सबसे बड़ा हमला था। यहां पर मैं बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं। मेजर जनरल राजन कोचर डोनेट्स्क का यहां पर हवाला दे रहे थे, तो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री इस बात का दावा कर रही है कि डोनेट्स्क के एक और इलाके पर उसने कब्जा कर लिया है। चेरवोना जिरका पर कब्जे का दावा किया है। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस कब्जे का एक वीडियो भी जारी किया है कि हमने चेरवोना जिरका इलाके पर कब्जा कर लिया है। देखिए, ड्रोन के जरिए शूट किया है, रशियन फ्लैग यहां पर लगाकर, और ये बताने की कोशिश यहां पर की है कि ये इलाका अब रूस के हाथ में आ गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ये दावा यहां पर किया है। यूके देवनाथ सर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर, एयरफोर्स में एक टर्म यूज होता है कि एक साथ अगर कई सारे बॉम्ब एक जगह गिराए जाएं, तो मैं गलत नहीं हूं तो कारपेट बॉम्बिंग उसे कहा जाता है। क्या रूस ने भी ये कारपेट बॉम्बिंग का एक सिलसिला कल रात में किया था और यूक्रेन के ऊपर? क्योंकि कारपेट बॉम्बिंग कितना नुकसान करती है अलग बात है, दहशत में तो भर ही देती है। लेकिन मेरा सवाल इससे अलग है, जोड़ते हुए आप इस पर आइएगा। एक F-16 का नुकसान यूक्रेन ने स्वीकार कर लिया है, क्या अमेरिका पचा पाएगा इसको? राजीव जी, जहां तक युद्ध की बात है, एक F-16 जो है पूरे युद्ध का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। युद्ध का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ये है कि यूक्रेन में उनकी आम जो अवाम है, क्या उसमें अभी तक युद्ध लड़ने की इच्छा है, और क्या अमेरिका और नेटो देश लगातार यूक्रेन को उस स्पीड से हथियार, खासतौर से कंज्यूमेबल्स, अम्युनिशन देते रहेंगे जिस रेट पर वो पहले देते रहे थे। हाँ, F-16 काफी कारगर एयरक्राफ्ट है, इसमें कोई शक नहीं है।
यूक्रेन को 18 या 36 F-16 अगर अमेरिका और नेटो देश देते हैं तो ये उनकी एयरफोर्स को मजबूत करता है। अब तक उन्होंने 3 F-16 खो दिए हैं। हम्म, ऐसा युद्ध में होता ही रहता है, लेकिन जितने एयरफोर्स के कमांडर होते हैं वो हमेशा प्लानिंग में इस चीज को ख्याल में रखते ही हैं कि युद्ध के दौरान औसतन 5% क्षति पहुंचेगी। यानी कोई भी कमांडर अगर 100 मिशन लॉन्च करता है तो 5% एट्रिशन मान लिया जाता है। तो इस 100 में से 5 मिशन जो हैं उस पे या तो जहाज लौटेगा नहीं, पायलट नहीं लौटेगा, या बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर लौटेगा जहाज। मतलब लैंड कर जाएगा वापस आकर, लेकिन दोबारा उस युद्ध में और इस्तेमाल नहीं होगा। अब बात ये हो रही है कि क्या पुतिन अब वहां पर कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं। कारपेट बॉम्बिंग के लिए आमतौर पर कॉन्सेप्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया था, जहां पे लंबे चौड़े टारगेट एरिया वाइज ढूंढे जाते, एरिया बॉम्बिंग, जैसे कि रेलवे मार्शलिंग यार्ड हो गया, लंबा चौड़ा इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। तो जहां पे कि टारगेट एरिया जो है 2-3 किलोमीटर लंबा, 2-3 किलोमीटर चौड़ा होता है, इंडस्ट्रियल हब हो गया। अभी इस युद्ध में जो रूस कर रहा है ये ज्यादातर जो है ये वॉर ऑफ एट्रिशन है। रूस छोटे छोटे हमले कर रहा है, इफेक्टिव हमले कर रहा है, लेकिन इससे यूक्रेन की वॉर फाइटिंग पोटेंशियल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा। मैं देख रहा हूं कि काफी सारे जो हमले हैं वो रिहायशी एरियाज में भी हो रहे हैं। तो रिहायशी एरियाज में हमला करके शायद कोई भी युद्ध जीतना मुश्किल है, क्योंकि रिहायशी एरिया में जब आप नुकसान पहुंचाते हैं तो जाहिर बात है दुश्मन के जो आम सिविलियन होती है, प्रजा होती है, वो और उठ खड़ी होती है बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए। तो यूक्रेन के लोग रिहायशी एरिया पर जब हमला होता है तो घुटने नहीं टेकेंगे। तो साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट हमेशा कहते हैं कि अगर दुश्मन के सिविलियन एरिया पे आप हमला कर रहे हैं तो आप युद्ध जीतेंगे नहीं, आप युद्ध हारने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे दुश्मन की जो आम आवाम है वो अपनी सरकार के पीछे, अपनी फौज के पीछे और ज्यादा मजबूती से आके खड़ी हो जाती है। जी, आपने कहा और भी ज्यादा मजबूती के साथ यहां पर आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन मैं बड़ी खबर का रुख यहां पर करूंगा, और बड़ी खबर यूक्रेन के खिलाफ पुतिन ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है। जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, पोक्रोवोस की सीमा पर, पोक्रोवोस की सीमा पर 1,10,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। अब किसी भी वक्त पोक्रोवोस पर भी हमला कर सकता है रूस। स्ट्रेटेजिकली बेहद अहम है पोक्रोवोस का ये इलाका। लेकिन कल रात का हमला, जिसमें कीव भी निशाना था, खार्किव भी निशाना था, ओडेशा भी निशाना था, सुमी भी निशाना था, एक बड़ा एरिया और फॉरवर्ड पोजीशन से कहीं अंदर रूस ने ये अटैक किया है। क्या दहशत फैलाने की कोशिश है? क्या यूक्रेन को ये मैसेज देने की कोशिश है कि वो अब इंटरसेप्ट नहीं कर सकता? हालांकि यूक्रेन ने कहा कि उसने बड़ी तादाद में इंटरसेप्ट कर लिया इन मिसाइलों को, और जो तबाही मची है वो बाकियों के जरिए मची। लेकिन मैं एम्बेसडर प्रदीप कपूर आपका रुख करूंगा। आपसे मैं स्ट्रेटेजिकली तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हम अक्सर सुनते हैं कि जब भी किसी दो देशों के बीच में तनाव होता है, एम्बेसडर प्रदीप कपूर, तो पीछे कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी चलती रहती है जो चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने या सॉल्यूशन निकालने के लिए काम करती है, और ये अक्सर देखा भी जाता है। फिलहाल रूस यूक्रेन के बीच में आपका अनुभव क्या कहता है? डिप्लोमेसी के लिए कोई जगह है या फिर कहीं बात हो रही है? बातचीत तो हमेशा चलती रहती है विभिन्न देशों में, और चल भी रही है इस समय पे भी। बट इसमें ये चीज हमको देखनी है कि रूस ने यूक्रेन पे हमला क्यों किया, क्योंकि जो रूस का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट था उसके ऊपर काफी खतरा हो रहा था। अगर आपका जो नेबरिंग कंट्री है जिसके साथ आपका सबसे बड़ा बॉर्डर है वो नाटो में शामिल होना चाहता है, नाटो उसको अपने मेंबरशिप में शामिल करना चाहती है, उसके बाद में नाटो वहां पर मिसाइल्स रख सकती है, उससे रशिया का सारा जो एक्सपोजर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सारा जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें मॉस्को तक पहुंचना किसी मिसाइल्स को वगैरह बहुत आसान हो जाता है। तो इसके लिए रूस ने बहुत शुरू से कहा है कि यूक्रेन कभी भी
नाटो की मेंबरशिप में नहीं जाना चाहिए, और यूक्रेन एक समय पे तैयार भी हो गया था ये मानने के लिए। अच्छा सर, अपने जवाब में इस बात को भी ऐड कर दीजिएगा कि अभी नाटो की जो मीटिंग हुई थी उसमें ज़ेलेंस्की पहुंचे थे, मिले भी हैं कई लोगों से, ट्रंप से भी मिले हैं, बाकियों से भी मिले हैं, तो ये टेंशन तनातनी आपने जो बात की उसी तरफ जा रही है क्या? हाँ, तो टेंशन अभी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो नाटो कंट्रीज हैं वो भी इस आग में अपना जो बारूद है, अपनी सामग्री डालते जा रहे हैं और उसको बढ़ाते जा रहे हैं। अभी अमेरिका ने कोशिश की है कम करने की। अमेरिका ने जो अपना सारा पाइपलाइन है वेपन्स का, उसको भी बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया है। नए वेपन्स जो पहुंचने होते हैं यूक्रेन, वो बिल्कुल ड्राई अप हो रहे हैं। तो एक तरफ से तो बहुत भारी मुश्किल होगी यूक्रेन को, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो वेपन्स थे और जो टेक्नोलॉजी थी और जो सहयोग था वो अमेरिका का था, और उसमें उनको बहुत सारा एड भी मिल रहा था। तो अब नाटो कंट्रीज उस जो खामियां हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रही हैं, बट उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है अमेरिका के बिना ये सब करना। तो यूक्रेन को एक तो अंदरूनी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पॉपुलेशन उनकी बहुत ज़्यादा डिस्पर्स हो चुकी है, यूक्रेन डीपॉपुलेट हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इस समय पे इंटरनल प्रेशर भी काफ़ी बढ़ रहा होगा जेलेंस्की पे, कि इतना देश का हालत, अभी इतनी देश की बुरी हालत कर दी है उसने, कि उसका जो फ्यूचर अब रिवाइवल होना, उसको वापस ट्रैक में लाना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा राशि लगेगी। तो वो कहाँ से आएगी, क्या होगा उसका, ये सब एक देश जो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करता था, जो गेहूं का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर था, दुनिया को सपोर्ट करता था, तो उसका भी हाल हो गया। और अगर जैसे हमारे एक डिस्कशन ने कहा अभी कि अगर ओडेसा वगैरह भी रूस कब्जा कर लेता है, और अगर ये पूरा जो है यूक्रेन लैंडलॉक हो जाता है, फिर इसका जो फ्यूचर है बहुत ही ब्लीक हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ये रशिया पे हर चीज के लिए निर्धारित हो जाएगा। तो अगर उसके पहले यूक्रेन ने किसी तरह का भी सीज फायर करने की कोशिश की और पीस लाने की कोशिश की, तो यूक्रेन के लिए अच्छा रहेगा। अगर ये लूज कर जाता है ओडेसा को भी और हर तरफ से अपने आप को ब्लॉक करवा लेता है लैंड से, तो फिर इसकी जो फ्यूचर है उसमें फिर इसको नेगोशिएशन में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और सरवाइव करने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। राजीव, आप एकदम सही कह रहे हैं सर। हमें शुरुआत करने के पहले यह भी सोच लेना चाहिए कि उसका अंत कहां पर होने जा रहा है, या फिर 4 कदम बढ़ाने से पहले यह भी देखना होगा कि अगर पैर पीछे हटाने की नौबत आई तो कितना हम हटा सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ओडिशा पर रूस ने फिर से हमला किया है। ओडिशा में ड्रोन से अटैक किया है। सरकारी इमारतों को रूस ने निशाना बनाया है। अब तक 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। शायद अब ओडिशा एक बड़ा हॉटस्पॉट बनने जा रहा है, क्योंकि अगर ये हाथ में रूस के आ जाता है तो यूक्रेन के पास नेगोशिएशन के लिए टेबल पर आने की कोई वजह नहीं बचेगी। वो सब कुछ गंवा चुका होगा और उसके बाद रूस जो कहेगा वो यूक्रेन को करना पड़ेगा। फिलहाल जो हालत है वो कीव की बात हो, ओडिशा की बात हो, सुमी की बात हो, खार्किव की बात हो, हर कहीं आपाधापी जैसी हालात हैं इस वक्त यूक्रेन में। रिहायशी इलाकों पर हो रहे हमले में लोग घायल हो रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ इन तस्वीरों के साथ मेरे साथ जुड़े हैं। ये ओडिशा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां ओडिशा में रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है। अब रिहायशी इलाकों पर हमला क्या पब्लिक को एक कर देगा, जैसा अभी यूके देवनाथ सर भी कह रहे थे, और क्या इसके बाद यूक्रेन का अगला कदम होगा? संजीव श्रीवास्तव सर मेरे साथ जुड़े हैं इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट के तौर पर। संजीव जी, वॉर में एक सरप्राइज एलिमेंट अगर हो तो वो बहुत बड़ा योगदान देता है कहीं भी एज लेने के लिए। पुतिन ने 27 तारीख को ये कहा था कि हम शांति के लिए एक नई सिरे से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और शायद तब ये सोचने लगे थे कि रूस कहीं या तो इस्तांबुल में या कहीं और यूक्रेन के साथ शायद नेगोशिएट करेगा और उस पर सोच रहा है। लेकिन ठीक एक दिन बाद 24-25 घंटों के अंदर सबसे बड़ा हमला इस साल का यूक्रेन कर देता है जो हुआ। यानी
आप किस तरीके से देख रहे हैं? शांति वार्ता क्या ठंडे बस्ते में गई? देखिए राजीव जी, इस एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो लड़ाई है, इसमें जो महाशक्तियां इनडायरेक्ट तरीके से लड़ रही हैं, अमेरिका और नेटो एक तरफ, रशिया दूसरी तरफ, यूक्रेन की जो टेरिटरी का जो इस्तेमाल एक बैटल ग्राउंड के तौर पर ये जो कर रही हैं, इनके बीच में आपसी जो मिसट्रस्ट है वो बहुत ही ज्यादा है। और एक तरफ तो वो शांति की बात कर रहे थे कि एक नए सिरे से वो शांति के लिए अब जाएंगे, एक फ्रेश राउंड ऑफ नेगोशिएशन स्टार्ट होंगे इस्तांबुल में या कहीं और उसके बाद अब तक का जो युद्ध की शुरुआत से अगर देखें तो अब तक का सबसे बड़ा जो एरियल अटैक उन्होंने कर दिया है रशिया ने यूक्रेन के ऊपर। ओडेसा भी अब पूरी तरह से खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। और यदि ये ओडेसा पर रशिया ने कब्जा कर लिया तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ये पूरी तरह से लैंडलॉक जो कंट्री के तौर पे हो जाएगा। तो ये पूरी जो स्थिति है ये बेहद चिंताजनक है और इसका सबसे बड़ा जो खामियाजा है वो यूक्रेन के आम लोगों को उठाना पड़ा है। और मेरा अनुमान ये है राजीव जी कि ये युद्ध अभी लंबा चलेगा। और ये मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रशिया की द्वारा जो भी इस तरीके के मनूवर्स लिए जा रहे हैं और जो युद्ध की जो स्थितियां हैं उसके संबंध में अपने शांति प्रयासों के बारे में उनको पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यदि रशिया इसी तरीके से टेरिटरीज को गेन करता गया तो अल्टीमेटली अगर ये किसी की हार होगी तो ये अमेरिका और नेटो की हार होगी, क्योंकि लड़ाई अमेरिका और नेटो ही इनडायरेक्ट तरीके से लड़ रहे हैं। यूक्रेन तो तबाह और बर्बाद हो ही रहा है, वो तो एक कड़वी सच्चाई है ही, लेकिन ये जो रशिया की तरफ से जो हमला किया गया था ये नेटो के एक्सपेंशन को के आधार को बना करके किया गया था। और यदि यूक्रेन फॉल करता है, यूक्रेन में रशिया बड़े विजय को हासिल करता है तो रशिया यूक्रेन तक ही रुकने वाला नहीं है, ये बात बहुत स्पष्ट है। और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, अति महत्वाकांक्षी हैं। वो पुराने सोवियत यूनियन के गौरव को हासिल करने के उनके मंसूबे हैं और वो पूर्ववर्ती सोवियत रिपब्लिक्स की तरफ बढ़ सकते हैं। स्वीडन और फिनलैंड तो इतने भयाक्रांत हो गए कि उन्होंने अपना न्यूट्रलिटी वगैरह की जो पॉलिसी को बिल्कुल दरकिनार करते हुए नेटो की शरण ले ली, नेटो के अम्ब्रेला में चले गए और नेटो की सदस्यों की संख्या 32 हो गई है। तो ये जो पूरी स्थिति है ये महाशक्तियों के बीच में आने वाले समय में जो युद्ध की जो एक आशंकाएं जो लगातार कैसे बनी रहेंगी तो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। मेरा ये मानना है कि एक नए शीत युद्ध की तरफ ये विश्व है बड़ी तेज गति से बढ़ रहा है। ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया और ईरान भी अब जाहिर है कि इसकी वजह से रशिया और चाइना के कैंप में और तेज गति से जाकर के शामिल होगा। और वहीं चाइना और रशिया अपने आप की जो पार्टनरशिप को नो लिमिट पार्टनरशिप पहले ही कह चुके थे और ये पार्टनरशिप और गहरी भी होगी। नॉर्थ कोरिया भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस रशिया यूक्रेन युद्ध में अपने सैनिकों को उतार रहा है। तो ऐसे में ये जो बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड एक जो युद्ध जो की स्थितियां डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स पे फ्लैश पॉइंट्स पर बनेंगी और एक नए शीत युद्ध की स्थिति स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। हमने देखा था कि एक बहुत ही तनाव भरे विश्व दौर में ये पूरा विश्व था और एक शीत युद्ध का एक लंबा दौर चला था। अब वो आने वाले समय में मैं ये देखता हूँ कि एक न्यू कोल्ड वॉर की सिचुएशन बनती जा रही है, नए तरीके का ध्रुवीकरण पैदा हो रहा है। चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये बेलारूस जैसे राष्ट्र एक तरफ एक खेमे में जाते दिखाई दे रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और उसके जो नेटो के जो एलाइज हैं, उसके जो कुछ एशियन एलाइज हैं, कुछ पार्टनर्स उसमें शामिल हो सकते हैं। और ये जो नया ध्रुवीकरण है ये जाहिर है कि एक नए तनाव के वातावरण को लेके आ रहा है। हथियारों की होड़ बढ़ रही है। आप देखिए तो राष्ट्र नए नए एयर डिफेंस सिस्टम, तो अमेरिका गोल्डन डोम की बात कर रहा है कि वो स्पेस बेस्ड वेपन्स का इस्तेमाल करेगा, एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। राष्ट्र अनेक तेज गति से हाइपरसोनिक मिसाइल्स न सिर्फ बना रहे हैं बल्कि इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल तेज गति से कर रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन के हमलों में अनेक हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल किए हैं और अभी ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया उसमें भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है। आवाज से की गति से 5 गुना तेज गति से चलने वाले ये जो वेपन्स हैं वो जाहिर है कि उनकी कैपेबिलिटीज भी बढ़ रही है। 25 मैक तक के जो राष्ट्र डेवलप कर रहे हैं और उनके रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये पूरे विश्व के लिए आने वाले समय में एक गहरी जो तनाव की स्थितियां बन रही हैं और इसको लेकर के जाहिर है कि विश्व में चिंता तो अवश्य है, लेकिन मैं इस रशिया यूक्रेन के युद्ध को एक लंबे समय तक चलते हुए देख रहा हूं। जो स्थितियां अभी दिख रही हैं
और जैसा विश्वास का संकट है, कोई दूसरे की एक आप दूसरे लंबे पर भरोसा नहीं कर सकता। लंबे समय ऐसे तक आप चलता हुआ देख रहे हैं इस युद्ध को, और आपने इसके कई फैक्टर्स भी सामने रखे। लेकिन बड़ी खबर, सुमी में रूस ने एयर स्ट्राइक की है, ड्रोन और मिसाइल से रूस ने हमला किया है। रूसी हमले में यूक्रेन के टैंक तबाह हुए हैं। लेपर्ड 2A5S टैंक को यहां पर तबाह किया गया है। रूस पूरी तरीके से हावी होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन संजीव जी, आप कह रहे हैं ये रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत लंबा चलेगा, अभी तो खत्म होने वाला नहीं है। मेजर जनरल राजन कोचर, फरवरी 2022 में ये युद्ध शुरू हुआ था, करीब 3.5 साल का वक्त मैं इसे मान सकता हूं। क्या इसके खत्म होने की अब कोई संभावना आपको नहीं दिखाई देती? ये एंडलेस वॉर की तरह हो रहा है? देखिए, कोई भी वॉर एंडलेस नहीं हो सकती है। एक स्टेज है जहां पे ये युद्ध रुकेगा, इतना लंबा नहीं चलेगा। अब देखिए, इस रशिया की भी, अगर आप एक मिलिट्री, अपनी ताकत, एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करेंगे, तो कोई भी देश है वो एक लंबी लड़ाई इसको नहीं लड़ सकता है। और अभी जिस तरीके से अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट कम होती जा रही है इस लड़ाई में, मैं देख रहा हूँ, जो सपोर्ट अमेरिका पहले देता था, वो उस टाइप का सपोर्ट यूक्रेन को नहीं मिल रहा। और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि रशिया का जो एक स्पीड ऑफ मैनूवर है, या जिस वो एक अर्जेंसी के साथ बढ़ रहे हैं, वो समझते हैं कि अभी 2-3 महीने में हम जितने भी गेन्स अपना कर लें, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और आपको एक चीज याद अपने रखनी चाहिए कि यूक्रेन यूरोप का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जी, और उसको कैप्चर करना रशिया के लिए नामुमकिन है। अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि ये युद्ध इतना लंबा चलेगा कि रशिया पूरे यूक्रेन पे कब्जा करेगा, वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए जो आपकी जो एंड गेम है रशिया की, वो बहुत ही क्लियर है। जिस तरीके से रशिया आगे अब बढ़ रहा, आपने इसको डोनेट्स्क का आपने इसको जिक्र किया, आपने सुमी का जिक्र किया, ये ऐसे एरियाज हैं जहां पे बफर जोन इसको रशिया की बनेगी, और ये बफर जोन रशिया और एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, हम ओडेसा की बात कर रहे हैं, बिकॉज ओडेसा में देखिए, उसको लैंडलॉक, उसको टोटली आइसोलेट सी से करना रशिया के लिए पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज वहां पे ब्लैक सी का जो एरिया है वो इतना वास्ट एरिया नहीं है। और वहां पे अगर इसको अमेरिका इसकी मदद करेगा यूक्रेन की, तो हमने पहले भी देखा था कि रशिया की बहुत लॉसेस हुई थी। बट सर, आप लोगों का ही अनुभव है कि जब वॉर होता है तो एनीथिंग कैन हैपन, किसी भी तरफ जा सकता है। मैं इसी सवाल को लेकर आप बाकी अपने मेहमानों का रुख करूंगा। समय मेरे पास कम है, तो उम्मीद करूंगा सब अपनी बात समअप करेंगे उस हिसाब से। यूके देवनाथ सर, क्या आपको भी लगता है ये 3.5 साल से चल रहा युद्ध एक लंबे वक्त तक चलने वाला है? हमने इराक ईरान युद्ध को 8 साल तक देखा है। अनम्यूट कर लें सर। ये युद्ध उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन अमेरिका यूक्रेन को अस्त्र शस्त्र, हथियार, गोला बारूद देना बंद कर देगा, या थोड़ा सप्लाई रेट कम कर देगा। यूक्रेन फिलहाल हर रोज जितनी अम्युनिशन कंजम्पशन करता है, उसका महज 15% यूक्रेन में बनता है। बाकी जो 85% अम्युनिशन जो यूक्रेन हर रोज फायर कर रहा है, वो या तो अमेरिका से सीधा आ रहा है, या दूसरे नेटो देशों से, पोलैंड के रास्ते से आ रहा है। अमेरिका थोड़ा सा अगर चाहे इस हथियार की सप्लाई को थोड़ा कम कर दे, थ्योरेटिकल है, लड़ाई बंद हो जाएगी अगले 7-8 दिन में। लड़ाई बंद हो जाएगी 7-8 दिन में। यूके देवनाथ सर, आपने तो डेडलाइन दे दी, प्रोवाइडेड इस राइडर के साथ यही चीज हो जाए, जिसका इशारा बाकी सब भी दे रहे हैं। प्रदीप कपूर सर, क्या आपको भी लगता है कि ये लड़ाई इस तरीके से बहुत जल्द बंद हो सकती है और पीस आ सकती है? अब आप क्योंकि एक डिप्लोमेट रहे हैं,
इस बात के कितने चांसेस हैं कि वर्ल्ड डिप्लोमेसी रूस को अपनी जगह छोड़, जो उसने कैप्चर की उसे छोड़ने के लिए मना सकती है? ये बहुत मुश्किल मुद्दा है, क्योंकि नाटो ने अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर लिया है। यूके भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रहा है आगे यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए। तो हालांकि यूरोप की, नाटो की और यूके की इतनी क्षमता नहीं है जितनी यूएसए की है, बट अगर वो जबरदस्ती करके यूक्रेन को सपोर्ट करता रहे तो ये युद्ध फिर लंबा चलता रहेगा और ये हर देश के लिए नुकसान करता रहेगा, और जो एनर्जी का कॉस्ट है और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ता रहेगा और यूक्रेन का और भी ज़्यादा नाश होता रहेगा। तो ये चीज़ अभी जो इस हिसाब से चल रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो एक दिन के अंदर इस युद्ध को बंद करेंगे, बट वो नहीं हुआ है और अब उससे हो भी नहीं रहा है कुछ। तो अभी जो ज़ेलेंस्की है, जब तक उसको अपने गद्दी से नहीं हटाया जाता और कोई दूसरा लीडर नहीं आता यूक्रेन में जो समझ सके कि यूक्रेन का जो नाश हो चुका है वो बहुत अधिक है और उसको बाकी और भी ज्यादा नाश होने से बचाना है जी। और इसके लिए उसको ये युद्ध रोकना बहुत जरूरी है, तो तभी कुछ अंतर आएगा। स्टैंड अप कॉमेडियन की जरूरत नहीं है, अब सीरियस थिंकिंग की जरूरत है। यहाँ पर आप इशारा इस तरफ यही कर रहे हैं। संजीव जी, आपको भी क्या लगता है कि बहुत जल्दी ये खत्म हो सकता है, अगर प्रोवाइडेड कि अमेरिका और बाकी कंट्रीज, नाटो कंट्रीज अपना हाथ पीछे कर ले? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि ये युद्ध रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुरू किया था। उन्होंने ही यूक्रेन पर हमला किया था और जब तक वो नहीं चाहेंगे युद्ध समाप्त नहीं होने जा रहा, और अभी उनके मंसूबे ऐसे दिखाई नहीं देते। और राजीव जी, एक बात मैं कहना अवश्य चाहता हूँ कि संभव है कि इस युद्ध में कुछ सीज फायर हो जाए, कुछ पॉजेज आ जाएं, संभव है कि कुछ महीनों के लिए युद्ध जो है रुक भी जाए, लेकिन जो रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज की जो कंटेस्टेशन फॉर डोमिनेंस है यूरोपियन थिएटर में या अन्य जगहों पर, वो बना रहेगा, वो लंबे समय तक चलने जा रहा है, यानी भड़काता रहेगा, यानी भड़काता रहेगा। मैं सर अब टॉपिक बदल रहा हूं इस वक्त, एक और टॉपिक आप लोगों के सामने लाऊंगा, क्योंकि आप सब हमारे साथ